रिलेटेड टॉपिक है एक और कि मॉडर्न ओशियन में प्रोडक्टिविटी के जो वेरिएशंस होते हैं, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में वेरिएशन से मतलब है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसमें किस किस प्रकार से विभिन्नताएं आती हैं उत्पादकता में। उसके कारण क्या है? ये तीन प्रमुख कारण है, जियोग्राफिकल वेरिएशन या जियोग्राफिक वेरिएशन, जिसको अपन हिंदी में भौगोलिक वेरिएशन या विभिन्नताएं कह सकते हैं, डेप्थ वेरिएशन अर्थात पानी की गहराई के कारण समुद्र में जो विभिन्नताएं आती है प्रोडक्टिविटी में, आप जो पढ़ रहे हो वो, और थर्ड है सीजनलिटी अर्थात बदलते हुए मौसमों के कारण प्रोडक्टिविटी में बदलाव। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव है, यूजफुल है। ज्योग्राफिक वेरिएशन अगर अपन देखें आज की तारीख में 21वीं सदी में आप चल रहे हो तो सारा काम सैटेलाइट के थ्रू होता है। तो सैटेलाइट पिक्चर्स को अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं तो पृथ्वी पे हरी सतह नजर आती है, कहीं कहीं पे नीली सतह नजर आती है, कहीं कहीं पे जो ड्राई सतह नजर आती है, इस तरह से होता है। तो जहाँ पे इक्वेटर है, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि पृथ्वी का मान लीजिए अगर ये गोला है, ये कहलाएगा इक्वेटर, ठीक है। तो इस इक्वेटर पर अधिक ग्रीनरी नजर आएगी क्योंकि रीजन आप समझ सकते हो कि सनलाइट ज्यादातर यहीं पड़ती है, सनलाइट अधिक होती है, प्रोडक्टिविटी अधिक होती है, उत्पादकता अधिक होती है ना। तो यहाँ पर अधिक ग्रीनरी दिखाई देती है, ये क्या शो करती है? उच्च प्रोडक्टिविटी दर्शाती है। यही स्थिति कमोवेश समुद्री कोस्टल एरियाज में, समुद्री कोस्टल एरिया मतलब सपोज कीजिए अगर ये भारत का मैप है, ये निचला हिस्सा है जो समुद्र के सीधा संपर्क में, ये गुजरात एंड दिस ऑल, यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा अधिक रहेगी क्योंकि साल भर मौसम बाई एंड लार्ज एक सा रहता है, न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा सर्दी, रेनफॉल भी अच्छा होता है, सारी चीजें फेवरेबल है तो प्रोडक्टिविटी अधिक हो जाएगी। कोस्टल एरियाज में भी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। और दूसरा हाई लैटिट्यूड ओशियन, हाई लैटिट्यूड ओशियन मीन्स ये वाले क्षेत्र, हाई लैटिट्यूड ओशन मतलब ये वाले क्षेत्र, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो कारण क्या है? पहला अपवेलिंग, अपवेलिंग का मतलब होता है कि भूगर्भीय जल का सतह पर आना, यानी कि भूमिगत जल जो है वो सतह पर आ जाता है, वो सतह पर उसकी उपलब्धता बनी रहती है, सारा खेल पानी का है तो पानी उपलब्ध होगा तो प्रोडक्टिविटी अधिक हो जाएगी। तो अपवेलिंग एक प्रमुख रीजन है इसका, प्रोडक्टिविटी अधिक होने का, भूमिगत जल का सतह की ओर आना। और दूसरा है सब सरफेस में, सब सरफेस मतलब सरफेस के नीचे, मान लीजिए अगर ये सतह है तो सतह के नीचे का हिस्सा, जस्ट नीचे का हिस्सा, ये कहलाता है सब सरफेस में। यहाँ पर क्या होता है? पोषक पदार्थों से प्रचुर जल का, यानी कि ऐसा जल यहाँ पे उपलब्ध होता है जो कि पोषक पदार्थों से रिच होता है, पोषक पदार्थ उसमें अधिक होते हैं। तो ये क्या होता है? यूफोटिक जोन में मिक्स हो जाता है। यूफोटिक जोन मीन जहाँ पे लाइट रहती है, प्रकाश की उपलब्धता रहती है, वहां पे इस प्रकार का जल होता है जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा अधिक होती है। तो सतही क्षेत्रफल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हमेशा अधिक होती है। तो ये हो गया ज्योग्राफिक यानी कि भौगोलिक वेरिएशन। इसके अतिरिक्त अगर अपन देखें कि ये वाले ध्रुवीय क्षेत्र हैं, इनके अंदर तो यहाँ पे कंपैरेटिवली उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी नहीं आती। फिर आती बात दूसरी डेप्थ की, गहराई की। तो लो लैटिट्यूड सरफेस वाटर में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी के चलते प्रोडक्टिविटी सीमित रहती है। यानी कि अगर गहरे जल में आप चले जाएंगे तो वहां पर दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो क्या है कि पोषक पदार्थों की मात्रा पानी में गहराई में जाने में बढ़ेगी, लेकिन उनकी यूटिलिटी इतनी नहीं हो पाती। कारण क्या है कि गहराई में प्रकाश की उपलब्धता नहीं होती, लाइट की पेनिट्रेंस नहीं होती पानी में बहुत ज्यादा गहराई। वैल्यू याद रखना 80 मीटर तक है पानी में, लगभग 80 मीटर तक लाइट की पेनिट्रेंस है, उसके बाद में पेनिट्रेंस 0 के आसपास ही रहती है। 80 मीटर में भी बिल्कुल आप मान लो कम होती चली जाती है। तो जो टॉप की सरफेस है उसमें दिक्कत क्या है कि न्यूट्रिएंट कम है लेकिन लाइट उपलब्ध है। गहराई में जाने पर क्या है? न्यूट्रिएंट उपलब्ध है लेकिन लाइट की उपलब्धता कम हो जाती है। तो गहराई में आप जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी सीमित रहती है। ये चीज यहाँ पे लिख रखी, प्रकाश की कमी, लाइट की कमी।
भी जलीय वातावरण में कम उत्पादकता का कारण होती है। जलीय वातावरण में क्या होता है कि जो सनलिट जोन है, सनलिट मतलब ऐसा जोन जहां पे सूर्य का प्रकाश आके गिर रहा है, वो कहलाता है सनलिट जोन। जलीय वातावरण में सनलिट जोन से गहरे जल में अगर अपन जाएंगे तो पोषक पदार्थों की मात्रा में तो वृद्धि होगी, जैसा कि मैंने बताया आपको, परंतु प्रकाश की कमी, जैसे कि मैंने बताया 80 मीटर्स के बाद में लाइट की एब्सेंस है, उसके चलते उत्पादकता कम रहती है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। थर्ड जो फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है वो है सीजनलिटी। इसको थोड़ा सा अपन विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, मौसम जो होते हैं वो स्थलीय वातावरण में एक अलग प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और जलीय वातावरण में एक अलग प्रकार का परिवर्तन प्रेरित करते हैं। अपन बात कर रहे हैं इस टाइम ओशन की। तो ओशन के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कंडीशंस स्थलीय वातावरण से, स्थलीय क्लाइमेट से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, उसको दिमाग में रख के फिर पढ़ना है आपको ये। तो हाई लैटिट्यूड एरिया पर सीजन के अकॉर्डिंगली प्रकाश की उपलब्धता प्रभावित होती है। प्रकाश की उपलब्धता प्रभावित होने से प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आते हैं, यानी कि प्रकाश की उपलब्धता अधिक रहेगी, प्रोडक्टिविटी अधिक होगी, प्रकाश की उपलब्धता कम रहेगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। गर्मियों में जब सनलाइट अधिक होती है और वायु का प्रवाह कंपैरेटिवली थोड़ा सा तेज होता है, हवा यानी कि तेज बहती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट में वृद्धि हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाती है। सारा काम एल्गी कर रही है, ध्यान रखना आप, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की रेट में जब वृद्धि होगी तो नेचुरल है सरफेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अब यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू होता है, इसके अतिरिक्त समुद्री सतह के जल में इस प्रकार की गतियां होती हैं, है ना, पानी की लहरें चलती है ना, तो क्या होता है कि जो समुद्र के अंदर जो डूबी हुई जो जगह होती है ना, रेत वाला हिस्सा या मिट्टी वाला हिस्सा, वो भी बीच बीच में ऊपर आता रहता है। पानी उसके ऊपर आ जाता है, कभी पानी नीचे चला जाता है और रेत ऊपर आ जाती है और वापस ये घटना दोहराई जाती है। तो जल में इस प्रकार की गतियां होती हैं, उसके कारण से फाइटोप्लैंक्टन को उसकी वृद्धि के समय डार्कनेस की ओर न ढकेलने। पता लगा कि समुद्री जल में इतना ज्यादा उथाल पुथल हो गई, इतना ज्यादा चेंज आ गया कि जो वो फाइटोप्लैंक्टन थे जो सरफेस पे स्विम कर रहे थे वो गहराई में चले गए, तो उनकी तो यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, वो तो प्रोडक्टिविटी दे ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसका परिणाम ही होता है कि फाइटोप्लैंक्टन की जो नॉर्मल प्रोडक्टिविटी होती है वो चलती रहती है, तो डार्कनेस की ओर नहीं चले जाते, वो लाइट में ही रहते हैं। एक बात हो गई। गर्मियों में क्या होता है कि सरफेस वाटर का तापमान अधिक हो जाता है, एक। दूसरा काम कि जो आइसबर्ग्स हैं, जो बर्फीले ध्रुव हैं, वहां से बर्फ पिघलती तो मेल्ट होती है, तो फ्रेश वाटर बन के समुद्र में आता है, उसका तापमान भी अधिक होता है। तो एक तो गर्मियों के कारण से तापमान बढ़ा और एक फ्रेश जल आया बर्फ से पिघल के। तो ये दोनों चीजें क्या करती हैं, पानी की जो उत्प्लावकता होती है, पानी की जो बॉयंसी होती है, उसमें वृद्धि कर देती हैं। एक तो क्या हो गया, वाटर के टेम्परेचर में वृद्धि होगी, दूसरा क्या हो गया, फ्रेश वाटर आके उसके कारण मिल गया। तो इस कारण से क्या होता है कि सतही जल की बॉयंसी में वृद्धि हो जाती है। तो ये सारे के सारे कारक जो होते हैं ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसके विपरीत जो स्प्रिंग ऋतु होती है, उस ऋतु में क्या होता है कि स्प्रिंग ब्लूम हो जाता है। स्प्रिंग ब्लूम का मतलब यह है कि सतह पर, जल की सतह पर इतने ज्यादा जो है फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स एकत्र हो जाएंगे कि नीचे लाइट की पेनिट्रेंस जो है वो प्रभावित होने लग जाएगी, इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। ब्लूम का मतलब है एक साथ बहुत ज्यादा संख्या में आ जाना, दैट इज नोन एज ब्लूम। स्प्रिंग ब्लूम कहलाता है। तो ऐसे केस में जब सतह पर इतने ज्यादा जीव एकत्र हो गए जिनकी जगह ही नहीं रहने की, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये इक्वेशन को याद रखो, एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये बढ़ जाएगी किससे, फाइटोप्लैंक्टन बायोमास से अधिक हो जाएगी। जितने फाइटोप्लैंक्टन नहीं है ना, उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। इतने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन हो गए कि उनकी संख्या से ज्यादा वो उनके बायोमास से ज्यादा प्रोडक्टिविटी है ना। और उसके साथ साथ क्या होगा, बायोमास का लॉस होगा ग्रेजिंग और मोर्टेलिटी के कारण। ग्रेजिंग मतलब खाया जाना, मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु। तो फाइटोप्लैंक्टन बायोमास लॉस, फाइटोप्लैंक्टन इतने ज्यादा हो गए
कि उनके अंदर ग्रेजिंग भी बढ़ गई और वो मरने भी लग गए, तो वो नीचे बैठेंगे और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उससे अधिक हो जाएगी। ये स्प्रिंग ऋतु में होता है। देखो सीजन का प्रभाव है ना, तो ये चीजें डिस्कस करनी जरूरी है आपके लिए। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जिसमें अपन ने कहा कि एनपीपी में तो वृद्धि हो गई, ये तो इससे ज्यादा हो गई फाइटोप्लैंक्टन बायोमास लॉस से, ग्रेजिंग और मोर्टेलिटी के कारण ये तो कम हो गया और ये बढ़ गई। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो नेट बायोमास एक्यूमुलेशन है, नेट बायोमास एक्यूमुलेशन मतलब जो बच गया बायोमास का, उसका एकत्र होना तथा एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन आप समझ में होंगे, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट का ऐसे जगह पे पहुंच जाना जहां पे उसको दोबारा से रिसाइकिल नहीं किया जा सके, दोबारा से रीयूज नहीं किया जा सके, यानी कि परमानेंटली वो डस्टबिन में चला गया, ये बढ़ जाता है, अपने चरम पर हो जाता है। तो नेट बायोमास एक्यूमुलेशन और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन अपने चरम पे हो जाएगा इस क्रिया के कारण। ठीक है, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। ग्रेजिंग जो होती है, ग्रेजिंग का मतलब होता है जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है। अपन बात कर रहे हैं स्प्रिंग के सीजन में एक ओशियन के अंदर क्या परिस्थितियां रहती हैं। तो ग्रेजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पॉपुलेशन जिनकी वृद्धि हो जाती है, उससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो हायर ट्रॉफिक लेवल में पहुंचा दिया जाता है। नेचुरल है, जब एक जीव दूसरे जीव को खाएगा और वो दूसरा जीव फिर किसी तीसरे को खाएगा तो ऊर्जा का तो स्थानांतरण होगा ही होगा। अब ये ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, पोषक पदार्थ भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पहुंचा दिए जा रहे हैं। आप इसका अर्थ समझ गए होंगे कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरह से एक हायर ट्रॉफिक लेवल में उन पोषक पदार्थों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, हायर ट्रॉफिक लेवल में वो न्यूट्रिएंट पहुंचा दिया जाता है। ये एक बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू होता है कि कुछ टेम्परेट तथा सब पोलर रीजन। अब आपके सामने पृथ्वी का ये गोला, ये ट्रॉपिक है, ये टेम्परेट है, ये वाला हिस्सा, और ये सब पोलर रीजन। इसके पोलर रीजन, पोलर तो पूरे ध्रुव पहुंच गए, इससे थोड़ा सा नीचे का हिस्सा, ये वाला मान लो आप, इससे ध्रुव से थोड़ा सा नीचे का हिस्सा टेम्परेट तथा सब पोलर रीजन में जो स्प्रिंग का मौसम होता है उसमें प्रोडक्टिविटी जो होती है अपने चरम पर होती है, अपने पीक पर होती है। कारण क्या होता है कि प्रकाश से दूर जो सीमित पोषक तत्वों वाले क्षेत्र जो होते हैं, यानी कि जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाती, वहां पे न्यूट्रिएंट जो होते हैं बड़े सीमित होते हैं। ऐसी संख्या में एक टिपिकल टाइप के फाइटोप्लैंक्टन्स, एक विशेष प्रकार के फाइटोप्लैंक्टन्स की मात्रा में या उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है। समझ गए बात? जहाँ पे लाइट की अवेलेबिलिटी कम है, पोषक तत्व वाला क्षेत्र बड़ा कम है, मतलब सीमित है, पोषक तत्व है तो सही लेकिन सीमित मात्रा में है, तो ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार के फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या में वृद्धि होगी जो कम लाइट और कम न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी में भी ग्रो कर सकते हो। ये बात हो रही है इस क्षेत्र की, ठीक है ना। तो ऐसे केस में इनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो ये नेचुरल है, एक अलग टाइप का एक जो है इकोसिस्टम जो है उस एरिया में ऑपरेट करने लग जाएगा। इकोसिस्टम तो नहीं, एक अलग तरह का जो कह सकते हैं अपन एनर्जी फ्लो, वो वहां पे निर्मित हो जाएगा। उसको अपन यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन वो बदल जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि हाई लैटिट्यूड सेटिंग वाले स्थल हैं। हाई लैटिट्यूड मतलब ऊंचे, ये पृथ्वी के गोले समझना कि हाई लैटिट्यूड मतलब ऊंचे स्थान वाले सेटिंग स्थलों में जो मेजर न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन और फास्फोरस, वो तो प्रचुर मात्रा में रहते हैं। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, ऐसा देखा गया है, सब जगह तो नहीं लेकिन कुछ जगह पे गर्मियों में जो ट्रेस मेटल आयंस है, खासतौर से आयरन, वो सीमाकारी हो जाता है, वो लिमिटिंग हो जाता है। प्रकाश के साथ साथ वो भी लिमिटिंग हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया को एक लिमिटेड लेवल पे लाके उसको रोक देंगे। इस तरह से प्रोडक्टिविटी जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी वहां पे, कम हाई लैटिट्यूड सेटिंग वाले स्थलों में। ये बात हो रही है स्प्रिंग की सीजन। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। यदि अपन एक पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी की बात करें, जो कि एक उदाहरण है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, तो उसके अंदर भी कंसेप्ट तो वही रहेंगे जो अपन ने ओशन में पढ़ लिया है। क्योंकि आपने जो डिटेल में देखा है अभी पिछले 2-3 लेक्चर्स में, वो बेसिकली ओशन का, क्योंकि वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो ओशन है।
ठीक है, तो अपन ने टिपिकली जान करके ओशियन की जो प्रोडक्टिविटी है उसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा कर ली, जितनी आपको चाहिए था उतना मटेरियल उपलब्ध करा दिया मैंने आपको। अब ये जो पार्ट है पॉन्ड का जो प्रोडक्शन है, पॉन्ड नेचुरल एक छोटा इकोसिस्टम होता है एज कम्पेयर टू लेक्स, एज कम्पेयर टू रिवर्स। तो लेकिन यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो भी जिस तरह से समुद्र या नदी या लेक की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है, उसी प्रकार एक पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो दूसरे कारकों से प्रभावित रहती है। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है प्रकाश की उपलब्धता। अपन ने पूरा सक्सेशन पढ़ लिया, पता लगा एक पॉन्ड को अपन ने अपने हाल पे छोड़ दिया, और जैसे ही आपने उसको अपने हाल पे छोड़ा तो धीरे धीरे क्या देखा, सक्सेशन होता गया और कई सालों बाद वो पॉन्ड वहां से समाप्ति हो जाएगा, तो नेचुरल प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी समय के साथ में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है वो है लाइट की उपलब्धता। दूसरा जो फैक्टर है जो पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा वो है वहां पे डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो कि फोटोसिंथेसिस की दर निर्धारित करती है। ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता वहां पे। दूसरा है वहां पे टेम्परेचर और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता। आजकल क्या हो गया कि जैसे ही खेतों में जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जब यूज होने लग गए तो वो रन ऑफ का मतलब बारिश के बाद जब पानी बहते आता है, सतही जल पॉन्ड में या लेक में मिल जाता है, रिवर मिल जाता है, तो वाटर बॉडी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इनकी मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ने से जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो उनकी जो क्या कह सकते हैं ना यूटिलिटी है जीवों के लिए, वो कितने उपयोगी साबित होते हैं वो चीज प्रभावित हो जाती है। सीधा बोले तो वो खतरनाक होता है, वो अच्छी बात नहीं है। तो एक तरह का हैजार्डस या हार्मफुल इफेक्ट है उसका। नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक और पोटेशियम फर्टिलाइजर पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी निर्धारित करने में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसकी वजह क्या है, वो वजह आपको बता दी मैंने, ऐसा क्यों होता है। दूसरा है कि वाटर बॉडी में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जैसा कि अपन इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ये निर्धारित हो रही है ऑटोट्रॉफ्स द्वारा। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, रेडिएंट एनर्जी की उपस्थिति में। तो लाइट की उपलब्धता जो होती है वो प्रोडक्टिविटी वहां पे प्रभावित करती है। तो सामान्य परिस्थितियों में जैसे गर्मियों के दिन है, समर सीजन है, ऐसे में क्या होगा कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी अधिकतम होती है। और विंटर्स और रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु और सर्दियों के दिनों में जब दिन की लंबाई थोड़ी कम हो जाती है, लाइट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ड्यूरेशन कम हो जाता है, डे लेंथ कम हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाती है। और यही कंसेप्ट आप ये मत समझना कि सब लेक का या रिवर का अलग होता होगा, उसमें भी ये रहता है। बल्कि लेक के अंदर अपन देखें तो लेक तालाब की तुलना में बड़ी होती है, झील जो होती है तालाब की तुलना में बड़ा इकोसिस्टम है। तो वहां पे भी यही है कि अगर अपन उसको प्रॉपरली लेक को मेंटेन नहीं करेंगे, वहां पे साफ सफाई नहीं करेंगे, वहां पे वीड्स नहीं हटाएंगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी डे बाय डे कम होगी। सेम इज विद रिवर। रिवर के अंदर भी यही है, दुनिया भर का कचरा आके उसके अंदर गिर रहा है। एक अपन गांव के तालाब को देखें, एक अपन शहर के तालाब को देखें, कचरा जो होता है वो दोनों के आसपास मिलता है, बस कचरे की क्वालिटी बदल जाती है। तो वो कचरा जब उस पॉन्ड में आके मिलेगा या उस वाटर बॉडी में आके मिलेगा तो नेचुरल उसकी प्रोडक्टिविटी को वो कम करेगा। तो ये सारी चीजें हैं इस एक्वाटिक इकोसिस्टम में अपन ने जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड देखी है। इवन जो रिवर्स है, उन रिवर्स के अंदर जो डैम का बिल्डिंग है, बांध बना दी, तो बांध बनाने से भी क्या होगा, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया आपने, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ। लेकिन बांध बनाने के फायदे भी हैं, इरिगेशन मदद मिलती, सिंचाई होती है आजकल वो बांधों की सहायता से हो रही है, उसको भी अपन अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन उसकी आड़ में जो क्या कह सकते हैं ना, उस रिवर की जो नेचुरल फ्लो था, उसका जो प्राकृतिक बहाव था वो प्रभावित हुआ, तो उस रिवर की प्रोडक्टिविटी है वो प्रभावित हो जाती है। पता लगा डैम के एक साइड तो पानी पानी है, दूसरी साइड पानी इतना कम है कि वो धीरे धीरे वो कीचड़ में तब्दील होता जा रहा है और उसके अंदर गंदा पानी और गंदे नाले आके मिल रहे हैं और वो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी नाम की कोई चीज ही नहीं बचती वहां पे। ऐसा हो जाता फिर।